चलिए बेटा गुड आफ्टरनून। बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए दोबारा से टॉपिक अपना चर्चा शुरू करेंगे। बेटा प्रोबेबिलिटी मैंने बताया आपको पिछली क्लास में जाते जाते थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा कितनी थ्योरम्स थी? एक तो थी बेटा एडिशनल थ्योरम, ये सिखाएगी मुझे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना। बोलो बेटा। और क्या फॉर्मूला था ए और बी निकालने का? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही हमेशा फॉर्मूला रहेगा। वो अलग बात है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, बेटा हिंदी करना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब कौन से इवेंट? जो एक साथ नहीं हो सकते। और जब ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते तो ए एंड बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी 0 हो जाएगा। तो बेटा ऐसे में बताना फॉर्मूला क्या रह जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रह जाएगा। बेटा ठीक है। और अगर ओवरलैपिंग इवेंट्स हैं, बेटा ये ओवरलैपिंग कौन से होते हैं? बोलो बेटा। यानी इवेंट एक साथ हो सकते हैं, ए और बी एक साथ, ऐसा हो सकता है। एक ट्रायल किया आपने, ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है। बोलो बेटा ठीक। तो ओवरलैपिंग इवेंट्स हैं, ऐसे में बताना जरा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके साथ कर लिए थे, ऐसे ही था कि नहीं था? चलो वो होमवर्क में दिए थे बेटा क्वेश्चंस कुछ करने के लिए। कहां से कहां तक के दिए थे? 14 से 23। चलिए इनकी चर्चा करूंगा बाद में, फिलहाल पहले कुछ नया पढ़ेंगे। डाली-एडिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एडिशनल थ्योरम खत्म कर ली हमने, स्टार्टिंग विद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम सिखाएगी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालना या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना। ठीक। सुनो पहले, लिख लो उसको बेटा, बात मत करो। इफ इवेंट्स आर, बेटा ये इवेंट क्या होते थे? रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, नया वर्ड आ गया एक और। इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट या इवेंट्स आर डिपेंडेंट। बेटा क्यों बात कर रहे हो पीछे यार? या तो इवेंट्स डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। मैंने एक दो प्रकार के इवेंट्स तो सीख लिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बोलो हाँ। ओवरलैपिंग इवेंट्स या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये दो नाम और नए आ गए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स या डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं अभी देखते हैं। लेकिन अगर यहां आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
एंड बी निकालना है तो वो रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नोट करो फटाफट से। सिमिलरली अगर उसने पूछा ए एंड बी एंड सी तो वो रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। फटाफट से नोट कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगर इवेंट्स डिपेंडेंट हैं, इसे छोड़ दो, अभी पहले यही समझेंगे, पहले यही समझेंगे। अब बात आती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? दो इवेंट, टू और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दो इवेंट्स हैं, दो रिजल्ट्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। अब कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। मैंने वैसे कंफ्यूज किया नहीं अभी आपको, ऑल्दो तो किसी और को पूछ लेना चाहिए था मुझे। यहां पर कुछ पूछना है क्या इसमें? मैं एक लाइन बोलूंगा तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं बोल नहीं रहा अभी इस बात को, वरना आपका दिमाग कहीं और जाएगा। आप फिलहाल सुनिए मेरे साथ, सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं बात ये कि ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है। दो इवेंट्स हैं, द टू इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कब कहिएगा उन्हें इंडिपेंडेंट? व्हेन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ वन does not affect the happening or non-happening of the other। अगर किसी एक इवेंट के होने ना होने से दूसरे इवेंट के होने ना होने पर कोई प्रभाव ना पड़े तो इन दैट केस द टू इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे समझो, मैंने कहा मैंने दो सिक्के उछाले, पहले पर हेड आ जाए और दूसरे पर टेल आ जाए। ऐसी जनरल सवाल पूछ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी तो छोड़ो। मुझे बताओ पहले सिक्के पर क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है। पहले सिक्के पर अगर हेड आ गया या टेल आ गया तो क्या इस बात का कोई प्रभाव पड़ेगा कि दूसरे सिक्के पर क्या आने वाला है? भाई साहब, पहले पे कुछ भी आया हो, दैट विल नॉट इफेक्ट द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द अदर इवेंट। दोनों इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है? एक सिक्का मैंने दो बार उछाला, पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, ये दोनों इवेंट डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं? पहली बार कुछ भी आया हो, क्या इस बात से दूसरी बार क्या आने वाला है इसकी प्रोबेबिलिटी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और सुनते जाओ, मैंने क्या कहा? अभी मैं डेफिनेशन वगैरह लिखवा नहीं रहा, पहले दिमाग में सेटल हो जाए।
फर्स्ट हेड सेकेंड टेल। बेटा ये इवेंट्स, दो सिक्के उछाले मैंने, या एक सिक्का दो बार उछाला, पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, ये दोनों इवेंट्स डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं? इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? अच्छा, एक डाइस रोल किया, पहली बार 3 स्पॉट्स आए और दूसरी डाइस में इवन नंबर आए, क्या ये दोनों डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं? बोलो बेटा, इंडिपेंडेंट। अब भैया पहली बार में चाहे जो मर्जी आया हो, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा कि अगली बार क्या आने वाला है। दिस इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट इवेंट। आई होप ठीक है यहां तक की बात। और सुनिए, 2 cards are drawn one by one. 2 cards are drawn one by one. समझ में आया क्या बोला मैंने? 2 कार्ड निकाले एक एक करके, पहले एक कार्ड निकाला, देख लिया, विद रिप्लेसमेंट उसे वापस रख दिया, फिर एक कार्ड निकाला। मैं पूछ रहा हूं आपसे, फर्स्ट कार्ड किंग कार्ड हो और सेकंड कार्ड क्वीन कार्ड हो, बताओ डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। यही काम किया मैंने इस बार, ये था इस बार विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला किंग कार्ड, दूसरा क्वीन कार्ड, क्या ये डिपेंडेंट हैं या नहीं है? डिपेंडेंट हैं या नहीं है? पहला कार्ड निकाला आपने किंग कार्ड, बोलो बेटा हाँ। प्रोबेबिलिटी बताओ। 1 बाय, कौन है नलायक? 1/52। किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। वो कार्ड निकाला आपने, अपनी जेब में रख लिया। अब आपने फिर से एक कार्ड निकाला, बताओ क्वीन कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल आउटकम 51 रह गए। अब क्वीन 4 हैं, 4/51। बोलो बेटा, जब तक पहला कार्ड नहीं निकला था तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 4/52। लेकिन इस घटना के घटित होने के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब कौन से हैं ये? डिपेंडेंट इवेंट्स। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बैग से बॉल निकाली, फर्स्ट बॉल रेड हो, सेकंड ब्लैक हो, एंड द बॉल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? पहली रेड निकाली आपने, देखा, वापस बैग में डाल दिया, तो बेटा ओरिजिनल पुराना बैग ही तो बन गया। तो रेड की प्रोबेबिलिटी जो पहले, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी जो पहले थी वही अब रही। तो कौन से इवेंट हैं? इंडिपेंडेंट। लेकिन यही काम किया होता विदाउट रिप्लेसमेंट, तो बताओ फर्स्ट रेड हो और सेकंड ब्लैक हो, अब बताएगा कोई? समझो बेटा, सेम तरीके से 10 बॉल थी मान लेते हैं, रेड निकाल लिया आपने, निकालकर उसको जेब में डाल लिया। अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिनोमिनेटर में 10 की जगह 9 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बेटा हाँ। तो ये कौन से हो गए? बोलो बेटा, डिपेंडेंट इवेंट। सुनो फिर से सुनिए। A bag contains 5 red
3 white and 2 black balls. कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा मैं आपको, मैं कोई फॉर्मूला बता ही नहीं रहा. 3 balls are drawn at random one by one with replacement. 3 बॉल ड्रॉ की मैंने एक एक करके विद रिप्लेसमेंट. बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल रेड. तीनों ही रेड निकले, पहली भी रेड, दूसरी भी रेड और तीसरी भी रेड. ऑल रेड का मतलब समझ में आता है आपको? क्या है ऑल रेड का मतलब बताओ? ऑल रेड का मतलब है बेटा फर्स्ट रेड एंड सेकंड रेड एंड थर्ड रेड. ये बताओ तीनों इवेंट डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं? बोलो बेटा. विद रिप्लेसमेंट है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी एंड सी निकालना है. तो क्या करें? तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दें. फर्स्ट रेड की बताओ, दूसरी बार निकाला फिर रेड निकला, बताओ. तीसरी बार निकाला फिर रेड निकले, बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी है पहली रेड बॉल की? बोलो बेटा. 5/10. चलो ये बताओ बेटा, फिर से 5/10. और ये बताओ. आई होप समझ में आ रही है बात. और देखें, देखिए और देखें पहले. अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड, सेकंड ब्लैक एंड थर्ड वाइट. 3 बॉल निकाली हैं एक एक करके. पहली रेड हो एंड सेकंड ब्लैक हो एंड थर्ड वाइट हो. तीनों इंडिपेंडेंट हैं. पहली रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ. बोलो. 5/10. दूसरी ब्लैक की बताओ. और तीसरी बताओ बेटा. 3/10. आई होप समझ में आ रही है बात. ये बेटा ठीक है. यही काम किया मैंने. ये इंपॉर्टेंट है. अब यही काम किया मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट. बताओ बेटा. फॉर्मूला नहीं बता रहा मैं आपको, मुझे तो आप बता दो बस. पहली भी रेड हो, दूसरी भी रेड हो, तीसरी भी रेड हो. पहले बताओ पहली बॉल रेड हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ जी. पहली बॉल रेड बॉल हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल रेड. पहली रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी. चलो जी. अब एक रेड बॉल निकल चुकी है, रिप्लेस मैंने की नहीं, तो बैग दिख रहा है आपको कैसा हो गया? अब ये नया बैग दिखना शुरू हुआ. अब फिर से एक रेड बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी बताओ. 4/9. लो बेटा गजब ही हो गया. अब ये रेड बॉल भी बाहर हो गई एक और. अब नया बैग बताओ ऐसा दिखना शुरू हुआ. 3 3 6 2 8. अब बताओ फिर से रेड की. आई होप समझ में आ रही है बात. सेकंड केस, रेड ब्लैक वाइट इन दिस सीक्वेंस. रेड की बताओ प्रोबेबिलिटी बेटा. अब बताओ ब्लैक की. 9 बची है ना. और फिर बताओ वाइट की. 3/. आई होप समझ में आ गया होगा. डिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये, तो आप तीनों की अलग अलग ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी नहीं लिख सकते. देखो ना,
ब्लैक की प्रोबेबिलिटी तो वैसे 2/10 थी, लेकिन ये चेंज हुई कि नहीं हुई बेटा, बोलो हाँ। उसके बाद सिमिलर तरीके से यहाँ प्रोबेबिलिटी वाइट की 3/10 थी, लेकिन बॉल्स निकलने के बाद 3/8 रह गई। आई होप यहाँ तक बात ठीक है। तो जब भी आपको A एंड B निकालना होगा तो सबसे पहले क्या तय करोगे कि इवेंट्स डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। अगर डिपेंडेंट नहीं हैं, यानी अगर इंडिपेंडेंट हैं, फिर तो बड़ा आसान है, सबकी प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग निकाल कर मल्टीप्लाई कर दो। सबकी प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग निकाल कर मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर मैंने पाया कि भाई दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स, तब तो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग। पहले रेड की प्रोबेबिलिटी कितना, ये बताओ, इसका नाम देके ये क्या है, क्या है ये 4/9 क्या है, हिंदी में बोल के बताओ ना क्या चीज है ये सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, अज्यूमिंग कि पहली एक रेड बॉल निकल चुकी है। वैसे तो रेड की प्रोबेबिलिटी 5/10 होती थी, तो ये 4/9 क्या है, 4/9 है रेड की प्रोबेबिलिटी है। रेड की प्रोबेबिलिटी तो 5/10 होती है। ये है रेड की प्रोबेबिलिटी नोइंग कि पहली एक रेड बॉल निकल चुकी है। बेटा समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन है ना। रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है, 5/10। रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है, when it is known that the first ball is a red ball। ये पढ़ना आया कि नहीं आया, फिर देखो 5 रेड 2 ब्लैक, सिंपल कर दे थोड़ा सा, विदाउट रिप्लेसमेंट 2 बॉल निकाली, फर्स्ट रेड हो और सेकंड ब्लैक हो। आंसर बता दो, पता है आपको 5/7। 10 कहां से आ गया नालायक, अब नया क्वेश्चन है ये। और बताओ आगे, हाँ जी 2/, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। जब एक रेड निकल गई तो 6 बॉल रह गई होंगी, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 2/6। क्लियर है बात। अब मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं वो देखो आप। मैं ये बता रहा हूं कि बताना बेटा ब्लैक की प्रोबेबिलिटी वैसे क्या है, 2/7 है कि नहीं है। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल बीइंग अ ब्लैक बॉल knowing that the first red ball has already been drawn। इसे पढ़ के देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये प्रोबेबिलिटी सेकंड ब्लैक की कितनी होगी जब मुझे पता है कि पहली ब्लैक बॉल निकल चुकी है, हाँ पहली रेड बॉल निकल चुकी है। बेटा बता पाओगे, पता है वो तो मुझे आराम से भाई, कितना 2/, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। भाई ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है लेकिन एक शर्त के ऊपर बेस्ड है, पहली रेड निकल गई तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी, कंडीशन है ना इसमें, ये इसी ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेटा आई होप ये बात इतनी समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत तो, बोलो बेटा। चलो एक काम करें फिर, आप वो तो लिख लिया ना आपने, चलो लिखे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
लिखें। More events of different trials are called independent events। बेटा बात मत करो। If happening of one event does not affect, बेटा लिख लो उसको, बात ना करो। does not affect the happening or non-happening of other event। करें नोट। डिफरेंट ट्रायल्स अंडरलाइन कर लें इसको। यही पॉइंट मुझे फोकस करना है थोड़ी देर बाद। अभी बाकी सब तो सिंपल लिखा है। ये नई बात लिख दी बीच में मैंने, बस इस पर मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। 2 or more events of different trials are called independent if the happening of one event does not affect the happening or non-happening of other event। एक के होने से दूसरे के होने ना होने पर कोई फर्क ना पड़े, तो in that case these are called independent events। एक काम करो, चलो 24 से लेकर 29 तक के क्वेश्चंस, ट्वेंटी 25, 26, 27, 28, 24 से 29 जरा करके दीजिए। अभी डिटेलिंग और बाद में करूंगा, बचाना इसमें भी बताना है मुझे और कुछ, लेकिन थोड़ा एग्जाम्पल कर लेंगे ना तो जो मुझे बताना है वो समझाने में आसानी हो जाएगी। करिए क्वेश्चंस, करो। 5-7 मिनट हैं आपके लिए, फिर मैं कराऊंगा। 24 से 29 कल का होमवर्क पेंडिंग है अभी फॉर डिस्कशन।
करिए बेटा। ट्वेंटी 24 से 29 हो जाएं तो 37, 38, 39 ये तीनों भी करेंगे। करिए। पढ़िए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एस। बेटा बोथ एस का मतलब क्या हुआ? पहला भी एस एंड सेकंड भी एस। बोथ एस को ऐसे लिख लें क्या? ए एंड बी की फॉर्म में आ गया। अब बताओ ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि हेडिंग में लिखा हुआ है। बोलो बेटा, विद रिप्लेसमेंट बोला हुआ है ना उसने। चलिए, तो पहले एस की प्रोबेबिलिटी क्या और दूसरे की भी क्या रहेगी? विल रिमेन सेम। अब बैग कंटेन्स 4 white, 6 black balls. Another bag contains कितनी है बेटा? 6 white and 3 black balls. बेटा यही दिए हुए हैं 2 बैग आपको। अच्छा, 1 ball is drawn at random from each bag. What is the probability of both black? बेटा बोथ ब्लैक का मतलब क्या हुआ? कि पहले बैग से भी ब्लैक आए एंड सेकंड बैग से भी ब्लैक आए। यही मतलब है कि नहीं है? अब ये बताओ, पहले बैग से कुछ निकाला आपने, क्या उससे दूसरे बैग में से क्या आने वाला है? इस पर कोई फर्क पड़ेगा? क्लियरली द इंडिपेंडेंट इवेंट। तो पहले बैग से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी और दूसरे बैग से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी? आई होप ठीक है बात ये। दूसरा पार्ट इसी में, बोथ वाइट सीधा करूंगा अब मैं। बोथ वाइट बताइए। पहले वाले से वाइट बताएं बेटा, 4/10। यहां से वाइट बताइए, 6/9। 1 ब्लैक 1 वाइट। ये देखो बेटा, सी पार्ट, 1 ब्लैक 1 वाइट
एंड 1 वाइट। बताइए बेटा क्या करें इसमें? बेटा दो बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं। क्या क्या? देखना, ऐसा हो सकता है पहले से ब्लैक आ जाए और सेकंड से वाइट आ जाए, या पहले से वाइट और सेकंड से, उसने ये नहीं बोला कौन से बैग से वाइट कौन से ब्लैक, उसने कहा एक तो ब्लैक आए और एक वाइट आए। दोनों बैग से एक एक बॉल निकाली मैंने, एक से ब्लैक हो उसमें और एक वाइट हो, तो दो बातें हो सकती हैं, पहले ब्लैक दूसरा वाइट, इससे ब्लैक इससे वाइट, या इससे वाइट इससे ब्लैक। बताओ बेटा कितना है? तो आसान है, 6/10 इंटू 6/9 प्लस 4/10 इंटू 3/9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। करिए नो। क्वेश्चन 25 सी पार्ट। सी पार्ट पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लेना इसे एक बार। (27) देखिए, 27 एन ऑर्डिनरी कॉइन एंड डाइस वर थ्रोन। भाई एक सिक्का उछाला, उस पर तो टेल आ जाए, और जो डाइस थ्रो किया उस पर 2 आ जाए। बेटा दोनों डिपेंडेंट हैं क्या? अरे कॉइन पर कुछ भी आता रहे, उससे डाइस पर क्या ही फर्क पड़ेगा? तो बताओ जरा, इंडिपेंडेंट इवेंट है, टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी और 2 की कितनी बेटा? इज द आंसर। is the required answer. 28. देखिए, 3 ships XYZ sail from India to London and the odds in favor of their arriving safely. शिप X लिख ली लंदन के लिए, वो सेफली पहुंच जाए, इस बात के पॉइंट्स फेवर में दिए हुए हैं 2:5। X की सही पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये समझ में आ रहा है? बता चुका हूं मैं। ये बताओ बेटा 3/11, और ये बताओ, इसके ऊपर ऑलरेडी मेहनत कर चुका हूं मैं, बस यहीं तक रोल था इसका। वो पूछ कर आए ऑल अराइव सेफली, सब ठीक पहुंच जाएं। बेटा ये ऑल सेफ का मतलब क्या हुआ? ए बी सेफ, एक्स भी सेफ पहुंच जाए एंड वाई भी और जेड भी। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? ऑल विल रीच सेफली, यानी एक्स भी सेफ पहुंचे, वाई भी और जेड भी सेफ पहुंच जाए। अब फटाफट बताओ मुझे, फटाफट बताओ मुझे, यहां पर तीनों डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? बोलो, इंडिपेंडेंट है भाई। इज द रिक्वायर्ड आंसर। सॉल्व नहीं कर रहा मैं सिर्फ लिख कर छोड़ दिया आपके लिए। क्वेश्चन 28। बेटा ठीक है वाली बात भी। ट्वेंटी 29 पर आइए। 29, a university has to appoint examiners to evaluate paper in statistics. बेटा स्टैट्स का पेपर चेक कराना है मुझे। आउट ऑफ 40 एग्जामिनर्स 10 आर विमेन। बेटा विमेन एग्जामिनर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ये है कि नहीं है?
40 चेक करने वाले हैं, 10 विमेन हैं। 30 ऑफ देम नो हिंदी, हिंदी जानते हो टीचर्स, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 30/40। 40 में से 30 लोग ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं। एंड 5 ऑफ देम आर PhD, PhD होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये प्रोबेबिलिटी तक पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 40 मिलाकर कुल लोग थे, जिसमें से 10 विमेन हैं, तो विमेन की प्रोबेबिलिटी आ गई। कुल मिलाकर 30 लोगों को हिंदी आती है, और कुल मिलाकर 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने PhD की हुई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ हिंदी भी आती हो एंड विमेन भी हो एंड PhD भी हो। बेटा मैंने सरल शब्दों में लिख दिया इसको। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ हिंदी नोइंग PhD विमेन टीचर, यही तो बोल रहा है। बताओ डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है भाई। हिंदी आती हो ना आती हो, वुमन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। हिंदी की प्रोबेबिलिटी बताइए, विमेन की बताओ, और PhD की इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे, कुछ और डिस्कशन इसमें ही विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, चर्चा समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।